चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं, अभी जो नया इलेक्शन हुआ है उसमें पुष्कर सिंह धामी और सावंत फिर से चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट किए गए हैं। तो जो धामी हैं, पुष्कर सिंह धामी, ये उत्तराखंड के हैं और जो सावंत हैं ये गोवा के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। आज फिर से हम मुख्यमंत्री के बारे में इंडियन पॉलिटी से कुछ बेसिक डिस्कस करेंगे ताकि हमारा जो इंडियन पॉलिटी है वो रिवाइज होते रहे। पहली बात ये बताई जाती है कि हर राज्य में एक राज्यपाल रहता है और राज्यपाल को एड और एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। मंत्रियों का एक ग्रुप होता है और उस ग्रुप का जो हेड रहता है उसको हम मुख्यमंत्री कहते हैं। पहली बात ये यहाँ पर बताई जाती है। इसके बाद ये बताया जाता है कि देखो, राज्य की जो असली अथॉरिटी रहती है, ठीक है, रियल जो अथॉरिटी है वो कौन करता है? उसका हेड रहता है चीफ मिनिस्टर। अपॉइंटमेंट की यदि हम बात करें तो अंडर आर्टिकल 164 अनुच्छेद 164 में अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है गवर्नर। अब मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के ग्रुप में और भी जो मंत्री हैं वो उनको अपॉइंट करने का काम भी राज्यपाल ही करता है, लेकिन उसके लिए सलाह और सहायता कौन देता है? इसके लिए वो चीफ मिनिस्टर बताता है कि आपको किसको चुनना है। द अदर मिनिस्टर आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। अदर जो मिनिस्टर हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा, एडवाइस इसमें देता है चीफ मिनिस्टर। ठीक है, बताया जा रहा है कि द मिनिस्टर्स इंक्लूडेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब मंत्रियों का जो ग्रुप है उसमें हर मिनिस्टर को वो या तो विधानसभा का सदस्य होना चाहिए या तो फिर विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर मे बी अपॉइंटेड। देखिए, यदि मैं किसी भी सदन का सदस्य नहीं हूं, विधानसभा का भी नहीं हूं, विधान परिषद की भी नहीं, फिर भी मैं मिनिस्टर बन सकता हूं। लेकिन ठीक है, जैसे ही आप ऑफिस को होल्ड करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि 6 महीने के भीतर आपको क्या करना है? विधानसभा की सदस्यता लेना है। टर्म की यदि हम बात करें तो सीएम एंड अदर मिनिस्टर सेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। जब तक गवर्नर चाहता है तब तक ये लोग अपने पद में बने रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर उनको कभी भी हटा सकता है। सीएम कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय द गवर्नर एज लॉन्ग एज ही एंजॉय द मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। जब तक उसके पास मेजॉरिटी है तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। द स्टेट लेजिस्लेटिव Assembly can also remove him by passing a vote of no confidence against him। इसके अलावा जो विधानसभा है, यदि वो नो कॉन्फिडेंस वोट ला देती है तो भी उसको हटाया जा सकता है। पावर और फंक्शन की यदि हम बात करें तो द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो मिनिस्टर का जो ग्रुप है उसका हेड रहता है चीफ मिनिस्टर। द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज मोर और लेस सिमिलर टू द प्राइम मिनिस्टर। तो जैसी पोजीशन केंद्र में प्राइम मिनिस्टर की है वही पोजीशन आप समझ लीजिए राज्य सरकार में मुख्यमंत्री की होती है। पहला काम यहाँ पर बताया जाता है कि द गवर्नर एलोकेट्स पोर्टफोलियोज टू मिनिस्टर। गवर्नर पोर्टफोलियो एलोकेट करेगा किनको? मिनिस्टर्स को, ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। इसके लिए गवर्नर को एडवाइस देने का काम करता है चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट बात यहाँ पर बताई जाती है, कैबिनेट की जो मीटिंग होती है उनकी अध्यक्षता चीफ मिनिस्टर करता है। इसके अलावा वो कोऑर्डिनेट करने का काम करता है फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं उनके कामकाज को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। इसके अलावा कैबिनेट की जो फंक्शनिंग है ना उसको गाइड करने का काम चीफ मिनिस्टर करता है। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर प्लेस ए की रोल इन फ्रेमिंग द लॉ एंड पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। राज्य की सरकार जो भी नए नए कानून बनाती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है चीफ मिनिस्टर। दूसरी बात,
देखिए, जब कोई भी मिनिस्टर, कोई भी मंत्री एक बिल या फिर विधेयक प्रस्तुत करता है विधानसभा में, तो उसके लिए पहले अप्रूवल चाहिए रहता है चीफ मिनिस्टर की। इसके अलावा ही इज़ द चीफ स्पोक पर्सन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ हिज गवर्नमेंट बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द लेजिस्लेचर। बताया जा रहा है कि देखिए, सरकार की जो भी पॉलिसी हैं उसके लिए चीफ स्पोक पर्सन का काम कौन करता है? मुख्यमंत्री, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो चाहे विधानसभा के बाहर हो। आर्टिकल 167 क्या कहता है? द चीफ मिनिस्टर इज द सोल लिंक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन कैबिनेट एंड द गवर्नर। कैबिनेट और राज्यपाल के बीच में कम्युनिकेशन का माध्यम कौन है? वो है चीफ मिनिस्टर। अब हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में क्या बात बताई गई है। बताया जा रहा है पुष्कर सिंह धामी और सावंत बैक इन सैडल एज बीजेपी ऑप्ट फॉर स्टेटस क्यो। काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम लग गया कि किसे बनाए किसे ना बनाए बीजेपी को, ठीक है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी फिर से बन गए और मनोज सावंत फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं गोवा के। लेजिस्लेचर पार्टी मीटिंग्स इन द उत्तराखंड एंड गोवा इलेक्ट देम बैक एज सीएम्स। आगे यहाँ पर एक बात बताई जाती है, उत्तराखंड में क्या हुआ था, पुष्कर सिंह धामी जब चुनाव लड़े तो जिस सीट से वो खड़े हो रहे थे, वो खाटिमा की सीट से खड़े होते हैं ये, तो वहाँ पर ये हार गए। लेकिन बीजेपी फिर भी मेजॉरिटी के साथ में जीत हासिल की है, क्योंकि इन्हीं के नाम पर इन्होंने चुनाव लड़ा था, इसलिए अब इनको बनाना ही पड़ गया मुख्यमंत्री। एक एग्जाम्पल और हमको देखने को मिलता है, द डिसीजन इज रिवर्स ऑफ द वाट हैपन्ड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 2017 में क्या हुआ था, प्रेम कुमार धूमाल हैड टू रिमेन आउट ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर लूजिंग हिज सीट। दाऊ द पार्टी वॉन एंड जयराम ठाकुर वाज इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। लेकिन 2017 में कुछ गड़बड़ हुआ था, उल्टा हुआ था। ऐसा कि देखो, जो प्रेम कुमार धूमाल है, जब ये अपनी सीट से हारे थे ना, तो इनको प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया था। किसको इलेक्ट किया गया था? जयराम ठाकुर को इलेक्ट किया गया था एज ए चीफ मिनिस्टर। सिंस द उत्तराखंड असेंबली डज नॉट हैव एन अपर हाउस, अब यहाँ पर अपर हाउस नहीं है और लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है यहाँ पर, मिस्टर धामी विल नाउ हैव टू बी इलेक्टेड टू असेंबली इन ए बाई इलेक्शन विद इन 6 मंथ। उपचुनाव के द्वारा अब इनको क्या है, 6 महीने के भीतर में इलेक्टेड होना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज़ हम बात करने वाले हैं इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में, ठीक है। ये मैप देख लीजिए आप, ये वाला मैप, ये पूरा आपका पैसिफिक ओशियन है और ये है इंडियन ओशियन। इंडो पैसिफिक, इंडियन ओशियन प्लस पैसिफिक ओशियन को आप मिला दीजिए, दोनों के किनारे किनारे वाली जो कंट्रीज़ हैं वो इंडो पैसिफिक रीजन का निर्माण करती हैं। इंडिया है, चाइना है, ठीक है, और भी जो ये पूरी कंट्री लगी हुई हैं, ये सारी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया, बीच में ये छोटे छोटे आइलैंड हो गए, ये मेडागास्कर हो गया, इधर अफ्रीका का कुछ हिस्सा हो गया, ठीक है, ये वाला हिस्सा हो गया एशिया का। तो ये सारा जो एरिया है आपका, और इसमें ये भी शामिल है, नॉर्थ अमेरिका भी शामिल है, ये इंडो पैसिफिक रीजन के अंतर्गत आ जाता है। अब यहाँ पर पानी है, समुंदर है, और समुंदर में है रिसोर्सेज, चाहे वो मछली हो, चाहे भी वो कुछ ऑयल हो, गैस हो, इसके अलावा और भी जो खनिज वगैरह है, रत्न वगैरह है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती। इसलिए लोग क्या काम करते हैं ना, अपने अपने कब्जे वाले क्षेत्र को बढ़ाते जा रहे हैं, जैसा कि चाइना के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है। तो सबसे पहले हम इंडो पैसिफिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। द आइडिया ऑफ द इंडो पैसिफिक इज ए सिंगल स्ट्रेटजिक स्पेस, ठीक है, इज एन आउटग्रोथ ऑफ चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द इंडियन ओशियन। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ग्रो होते जा रहा है इंडियन ओशियन में, उसको काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक वर्ड यूज़ किया जाता है। इट सिग्निफाइज द interconnectedness of Indian and Pacific Ocean, the importance of the ocean to the security and commerce। तो सिक्योरिटी और कॉमर्स दोनों के हिसाब से ये एरिया बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।
इम्पोर्टेंस की यदि हम बात करें, पहला, मेंटेनिंग रीजनल स्टेबिलिटी। रीजनल स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए ये क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग टाइज विद द यूएस आर सीन एज ए वाइटल टूल फॉर इन्हेंसिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक पोस्चर। दूसरी बात, फॉर द लॉन्ग टर्म विजन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। चौथी, चाइना की जो इंक्रीज हो रही है एक्टिव प्रेजेंस इंडियन ओशियन रीजन में, एज वेल एज इट्स एफर्ट टू एक्सपांड जियोपॉलिटिकल रीच इन एशिया एंड द बियॉन्ड बाय यूज ऑफ ट्रेड एंड मिलिट्री। फॉर एडहेरिंग टू फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, एडहेरेंस टू रूल बेस्ड ऑर्डर एंड स्टेबल ट्रेड एनवायरनमेंट। इसके अलावा फॉर फ्री सी एंड एयरलाइंस कनेक्टिविटी एंड अपहोल्डिंग इंटरनेशनल रूल्स एंड नॉर्म्स। ये सारी बातों के लिए इस क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। न्यूज़ की बात करें तो इंडो पैसिफिक शुड बी फ्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा कहना है स्कॉट मॉरिसन का। मोदी सीक्स कोऑपरेशन एमंग डेमोक्रेसीज ऑफ द रीजन। इस रीजन में जितनी भी डेमोक्रेसी हैं उनमें कोऑपरेशन होना चाहिए, ऐसा नरेंद्र मोदी का कहना है। तो डेवलपमेंट सच एज दोस इन यूक्रेन शुड नेवर हैपन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। जिस प्रकार से ये यूक्रेन में घटना घटी है वैसी घटना ये वाले रीजन में नहीं घटित होना चाहिए, ऐसा कहना है प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन का। Addressing the bilateral annual leaders meeting, Mr. Morrison urged for greater cooperation among like-minded democracies. इसके अलावा urged Prime Minister Narendra Modi to provide leadership within the Quad. In his address, Mr. Modi focused on Indo-Pacific region and called for appropriate global standard for emerging technologies. जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है ना उनके लिए एक ग्लोबल स्टैंडर्ड होना चाहिए, ऐसी बात यहाँ पर कही जाती है नरेंद्र मोदी के द्वारा। एक न्यूज़ और आई है पॉलिटिक्स से रिलेटेड, इसमें बताया जाता है आपने हरभजन सिंह को और चड्ढा को राज्यसभा के इलेक्शन के लिए पिकअप किया है। द आम आदमी पार्टी ऑन मंडे अनाउंस दिल्ली एमएलए राघव चड्ढा फॉर फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हरभजन सिंह। दो लोगों का नाम इन्होंने इलेक्ट किया है, फॉर्मर आईआईटी दिल्ली एसोसिएट प्रोफेसर संदीप पाठक, इसके अलावा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर एंड चांसलर रहे हैं अशोक मित्तल को, इसके अलावा लुधियाना बेस्ड बिजनेसमैन संजीव अरोड़ा एज इट्स नॉमिनीज फॉर पोल्स टू राज्यसभा सीट्स फ्रॉम पंजाब। ये सारे लोग पंजाब की सीट से खड़े होने वाले। All five of them filed their nomination later in the day and also met Punjab Chief Minister Bhagwant Mann. अगली जो न्यूज़ आई है वो डेंगू से रिलेटेड आई है। तो डेंगू इज़ ए मॉस्क्यूटो बोर्न ट्रॉपिकल डिसीज कॉज्ड बाय द डेंगू वायरस। तो मच्छर जनित रोग के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है, एक प्रकार का ट्रॉपिकल डिसीज होता है, ठीक है, ये डेंगू वायरस के द्वारा फैलता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय सेविरल स्पीसीज ऑफ मॉस्क्यूटो। तो मच्छर की भी कई सारी प्रजातियां होती हैं विद इन द जेनस एसिड, मेनली बाय फीमेल एडीज इजिप्टी। एडीज इजिप्टी जो है ना फीमेल कैटेगरी की, उसके द्वारा ये फैलता है। एडीज इजिप्टी की बात करी जाती है। एडीज इज ए डे टाइम फीडर, डे टाइम की ये फीडर रहती है एंड कैन फ्लाई अप टू ए लिमिटेड डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, और 400 मीटर तक की ये लिमिटेड डिस्टेंस को फ्लाई अप करती है। डेंगू मॉस्क्यूटोज कैन नॉट ब्रीड वंस द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 16 डिग्री। ठीक है, डेंगू के जो मॉस्क्यूटो हैं वो ब्रीड नहीं कर सकते, ठीक है, वंस द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 16 डिग्री, यदि टेम्परेचर 16 डिग्री से कम हो जाता है तो। इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ चिकनगुनिया, येलो फीवर एंड जीका इन्फेक्शन। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सीजनल पैटर्न की बात करें तो हर साल जुलाई से लेकर के नवंबर एन अपसर्ज इन केसेस ऑफ डेंगू हैव बीन ऑब्जर्व्ड।
कब से लेकर कब तक? जुलाई से लेकर के नवंबर तक डेंगू के केसों में बढ़ोतरी हमको देखने को मिलती है। द डिसीज हैज़ ए सीजनल पैटर्न, जैसे कि पीक कम्स आफ्टर मानसून, मानसून के बाद इस हाईएस्ट केसेस मिलते हैं। एंड इट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर, और पूरे साल भर केस देखने को नहीं मिलेंगे। दो प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं ताकि पता लगाया जा सके कि आपको डेंगू हुआ है या नहीं हुआ है। पहला होता है एलिसा टेस्ट, है ना। तो आईजीएम और जो आईजीजी टेस्ट है फॉर डेंगू एंटीबॉडी डिटेक्टेड इन इनिशियल ब्लड सैंपल, मीनिंग दैट इट इज़ लाइकली दैट द पर्सन बिकेम इन्फेक्टेड विथ डेंगू वायरस विद इन द रिसेंट वीक, अभी अभी हाल में ही मान के चलो वो प्रभावित हुआ है। द टेस्ट इज नॉर्मली डन आफ्टर 3 से लेकर के 7 दिन में ऑफ फीवर। आईजीएम एंड आईजीजी एंटीबॉडीज टेस्ट एंड NS1 एंटीजन टेस्ट both are done through ELISA kits and hence are popularly known as ELISA test, और इनको ही हम पॉपुलरली ELISA टेस्ट कहते हैं। इसके बाद होता है NS1 एंटीजन टेस्ट। इसको हम एकदम फास्ट मेथड के नाम से जानते हैं, क्योंकि जिस दिन आपको बुखार आता है उसी दिन ये एंटीबॉडी को पकड़ लेता है। न्यूज़ की बात करें तो डेंगू केसेस इन डबल डिजिट फॉर थर्ड मंथ, है ना, तीसरे महीने में ये डेंगू के जो केसेस हैं वो डबल डिजिट में हो गए। दाऊ द कैपिटल रिकॉर्डेड ओनली 4 डेंगू केसेस ओवर पास्ट वीक, पिछले वीक में की बात करें तो 4 केसेस ही यहाँ पर देखने को मिले थे। द केस लोड फॉर मार्च हैज़ ऑलरेडी टच डबल डिजिट, अब मार्च के महीने में 13 हो गए हैं, है ना, फर्स्ट इन द लास्ट 5 ईयर्स, डाटा रिकॉर्ड टिल मार्च 19। सो फार 52 केसेस हैव बीन रिपोर्टेड दिस सीजन, इस सीजन में 52 केसेस आए। द केस लोड फॉर जनवरी एंड फरवरी हैड आल्सो टच डबल डिजिट 23 और 16। एक्सप्लेनर वाले पेज पर यदि हम चलें तो बताया जाता है श्रीलंका में जो अभी वर्तमान क्राइसिस चल रहा है तो वो आखिर उसका रीजन क्या है, इंडिया ने कौन कौन सी सहायता श्रीलंका को अभी तक पहुंचाई है, वाई डिड द आइसलैंड नेशन रीच दिस पॉइंट, हाउ हैज़ इंडिया एक्सटेंडेड सपोर्ट एंड असिस्टेंट टू इट्स नेबर। तो इकोनॉमिक मेल्टडाउन की हम बात कर रहे हैं, पहली वेव आई थी कोरोना की, कब? 2020 में। व्हेन की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग सेक्टर, जैसे कि एक्सपोर्ट इसका ख़त्म हो गया था, रिमिटांस जो प्राप्त होता था श्रीलंका का वो बंद हो गया, एलोंग विद टूरिज्म वर ब्रूचली हिट, टूरिज्म का सेक्टर जिससे सबसे ज़्यादा कमाई होती है श्रीलंका की वो भी प्रभावित हुआ था। तो श्रीलंकन जो रुपी है फॉलन नियरली 265 अगेंस्ट US डॉलर, मान के चलो $1 चाहिए तो इनको 265 रुपया खर्चा करना पड़ेगा जब इनको $1 मिलेगा, और डॉलर जब रहेगा तो डॉलर में ये दूसरी चीज़ें मंगवा सकेंगे या फिर ट्रेड कर सकेंगे। CPI की बात करें, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, मतलब कि खुदरा है ये तो ज़मीनी लेवल की महंगाई बताती है 16.8%, एंड श्रीलंका हैज़ टू रीपे फॉरेन डेब्ट टोटलिंग नियरली $7 बिलियन दिस ईयर, $7 बिलियन का तो कर्जा है इस साल का, उसको पे करना है। एंड कंटिन्यू इम्पोर्टिंग इसेंशियल फ्रॉम इट्स ड्विंडलिंग डॉलर अकाउंट, अब डॉलर ख़त्म हो रहा है और हमें ज़रूरी चीज़ें मंगवाना भी है, आयात भी करवाना है, इसलिए डॉलर की तो ज़रूरत है ही। जनवरी 2022 की शुरुआत में इंडिया ने एक्सटेंड करा था असिस्टेंट, टोटल है इसका $2.4 बिलियन की, टू इट्स नेबर। हाउएवर देयर इज अ ग्रोइंग skepticism in Sri मीडिया ओवर इंडियन असिस्टेंस बीइंग टाइड टू न्यू दिल्ली लिंकिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द आइलैंड नेशन, फिर भी अंदर ही अंदर श्रीलंका में ना विरोध बहुत होता है, ठीक है, कि आप जो है अंबानी के गुलाम होते जा रहे हो, इंडिया की गुलामी कर रहे हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वहाँ के लोग सोचते हैं। श्रीलंका's economic crisis is aggravating rapidly, putting citizens through
enormous hardship. Over the weekend, at least two senior citizens died while waiting in long queues to fuel. बताया जा रहा फ्यूल में लाइन लगे हुए थे और दो आदमी की मौत हो गई. द प्राइस ऑफ कुकिंग गैस स्पाइक्स टू LKR 4199, रफली 1150 रुपया अपने उसमें बताया जा रहा है. द प्राइस ऑफ वाइडली यूज्ड मिल्क पाउडर शॉट अप बाई LKR 600 AkG. मिल्क पाउडर की कीमत बताई गई है 600 kg LKR. एंड अथॉरिटीज वर फोर्स्ड टू कैंसल स्कूल एग्जामिनेशन. अथॉरिटी को कहा गया है स्कूल के एग्जाम को आप कैंसिल कर दीजिए. फॉर मिलियन ऑफ स्टूडेंट ड्यू टू ए शॉर्टेज ऑफ पेपर की तक शॉर्टेज है. वाई आर प्राइस सोरिंग एंड वाई इज देयर ए शॉर्टेज. प्राइस बढ़ क्यों रहा है और यहाँ पर आखिर शॉर्टेज है क्यों. श्रीलंका इज इन द ग्रिप्स ऑफ वन ऑफ इट्स वर्स्ट इकोनॉमिक मेल्टडाउन हिस्ट्री. सबसे खराब कंडीशन से गुजर रहा है श्रीलंका. द फर्स्ट वेव ऑफ पेंडेमिक इन 2020 ऑफर्ड अर्ली एंड श्योर साइंस ऑफ द डिस्ट्रेस. वही एक प्रकार से सिग्नेचर था कि डिस्ट्रेस आने वाला. व्हेन थाउजेंड ऑफ श्रीलंकन लेबरर्स इन वेस्ट एशियन कंट्रीज वर लेफ्ट स्ट्रैंडेड एंड रिटर्न जॉबलेस. अब वो भटक रहे हैं और वापस आ गए जॉबलेस होकर के. गारमेंट फैक्ट्रीज एंड टी स्टेट्स इन श्रीलंका कुड नॉट फंक्शन. कपड़ा उद्योग बंद है. चाय का जो उद्योग है वो बंद है. एज इन्फेक्शन रेज्ड इन क्लस्टर, क्योंकि इन्फेक्शन फैलने का डर था. एंड थाउजेंड ऑफ यूथ लॉस्ट देयर जॉब इन सिटीज एज एस्टेब्लिशमेंट अब्रप्टली सैक देम और शट डाउन. कंपनियां बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए. इसका मतलब ये हो गया लोग जो कमाने गए थे कोरोना के चलते चलते वापस आ गए कि भाई वहाँ भी लॉकडाउन लग रहा है, कामकाज नहीं, हम श्रीलंका वापस चलते हैं. दूसरी बात, श्रीलंका में भी लॉकडाउन लग गया तो चाय उद्योग बंद हो गया. इसके अलावा जो कपड़ा उद्योग है वो बंद हो गया तो लोग बेरोजगार हो गए. मतलब कि जो एक्सपोर्ट करता था श्रीलंका वो नहीं हो पा रहा है. रिमिटांस जो भेजते थे श्रीलंकन वो नहीं मिल पा रहा श्रीलंका को. तो लैक ऑफ कंप्रहेंसिव स्ट्रेटजी की यहाँ पर कमी थी टू रिस्पॉन्ड क्राइसिस देन कपल्ड विथ सर्टेन पॉलिसी डिसीजन लास्ट ईयर. अब जैसे कि एक एग्जांपल दिया जाता ऑर्गेनिक फार्मिंग में सरकार ने बढ़ावा दिया, केमिकल फर्टिलाइजर को पूरी तरह से बैन कर दिया था, है ना. वाइडली डीम्ड इल एडवाइस, ये एकदम खराब सलाह थी. फर्दर एग्रीवेटेड द प्रॉब्लम, और इसने प्रॉब्लम को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया. अब लास्ट ईयर अगस्त की बात करी जाती है. द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इमरजेंसी रेगुलेशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल फूड आइटम. आवश्यक जो खाद्य पदार्थ है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या इमरजेंसी रेगुलेशन लागू कर दिया. उद्देश्य था वाइड इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं ताकि हम डॉलर को सेव करके रख सकते हैं. विच इन टर्न लेड टू कॉन्स्टेंट मार्केट इरेगुलरिटी. इससे मार्केट में इरेगुलरिटीज आई और इससे काला बाजारी होने लगी. अब जब इनके पास में डॉलर नहीं है तो ये क्या है ना, फूड, फ्यूल, मेडिसिन, इनको ये अब मंगवा नहीं सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते. तो ग्राउंड लेवल पर यहाँ पर बात करी जाती है. एट द मैक्रो इकोनॉमिक लेवल ऑल इंडिकेटर आर वॉरिसम, है ना. सब इंडिकेटर एकदम खतरे की घंटी में. द श्रीलंकन रूपी दैट अथॉरिटीज फ्लोटेड दिस मंथ हैज़ फॉलन टू नियरली 265 अगेंस्ट द US डॉलर. US डॉलर की तुलना में ये गिरावट आ गई है 265 की. कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन के बारे में बताया जाता है 16.8% पे पहुंच गया है. फॉरेन रिजर्व पहुंच गया है $2.3 बिलियन एट द एंड ऑफ फरवरी. श्रीलंका मस्ट रीपे फॉरेन डेब्ट $7 बिलियन दिस ईयर एंड कंटिन्यू इम्पोर्टिंग इसेंशियल फ्रॉम इट्स dwindling डॉलर अकाउंट. और वो कंटिन्यू इम्पोर्टिंग में लगा हुआ है. इन ए रिसेंट एड्रेस टू द कंट्री, प्रेसिडेंट राजपक्षा का कहना है श्रीलंका विल इनकर एन इम्पोर्टेंट इम्पोर्ट बिल $22 बिलियन दिस ईयर रिजल्टिंग इन ए ट्रेड डेफिसिट ऑफ $10 बिलियन.
अब लास्ट ऑप्शन श्रीलंका के पास बच जाता है, वो है आईएमएफ वाला। ठीक है, इसके अलावा इंडिया किस प्रकार से सहायता कर रहा है श्रीलंका की। ठीक है, वैसे यदि देखा जाए ना तो यहाँ की जो कंडीशन है उस हिसाब से वहाँ के लोकल लोग, वहाँ का जो मीडिया है वो क्रिटिसाइज कर रहा है राजपक्सा की सरकार को। ठीक है, लेकिन राजपक्सा का कहना है कि देखो, दिस क्राइसिस वाज नॉट क्रिएटेड बाय मी, इसको मैंने नहीं बनाया है, ये तो पेंडेमिक के चलते चलते हुआ है, ऐसा राजपक्सा का कहना है। इंडिया किस प्रकार से सहायता कर रहा है, तो जनवरी की शुरुआत में इंडिया ने एक्सटेंड करा था असिस्टेंस को, टोटल असिस्टेंस है 2.4 बिलियन, इसमें बिलियन डॉलर की, इसमें इंक्लूड है 400 मिलियन डॉलर आरबीआई करेंसी स्वैप है, इसके अलावा 500 मिलियन डॉलर है लोन डिफरमेंट और क्रेडिट लाइन फॉर इंपोर्टिंग फूड, फ्यूल एंड मेडिसिन। ऑफ दिस एक बिलियन डॉलर क्रेडिट लाइन वाज फाइनलाइज्ड लास्ट वीक, पिछले ही हफ्ते 1 बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन जो है फाइनलाइज करी गई है। चाइना की बात करी जाती है, चाइना इज कंसिडरिंग श्रीलंका रिसेंट रिक्वेस्ट फॉर फर्दर 2.5 बिलियन डॉलर असिस्टेंस। चाइना ने भी 2.5 बिलियन डॉलर असिस्टेंस को अपने कंसिडर में लिया है। इन एडिशन टू 2.8 बिलियन डॉलर बीजिंग हैज़ एक्सटेंडेड सिंस द आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक। चाइना भी कंटिन्यू श्रीलंका की मदद करते ही जा रहा है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो पद्म अवार्ड से रिलेटेड है। बिपिन रावत, गुलाम नबी आज़ाद और एन चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया है। मेन ये नाम है, इनको हमें ध्यान में रखना है। इंडिया के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, जिनकी डेथ हो गई थी चॉपर क्रैश में तमिलनाडु में लास्ट ईयर। इसके अलावा कांग्रेस के लीडर हैं गुलाम नबी आज़ाद। इसके अलावा टाटा सन्स के चेयरमैन हैं एन चंद्रशेखरन, और हो गए फॉर्मर कैग राजीव मेसरी एंड द लेट राधेश्याम खेमला। 54 प्रोमिनेंट पर्सनालिटी में शामिल हैं जिनको दिया गया है पद्म अवार्ड, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा मंडे के दिन। जनरल रावत एंड खेमका, who headed the Gita Press that is well known for publishing Hindu religious literature, were given Padma Vibhushan, the second highest civilian award posthumously मतलब डेथ के बाद, at a civil investor ceremony held at the राष्ट्रपति भवन। बताया जा रहा है, अनाउंसमेंट किया जाता है रिपब्लिक डे के मौके पर and given by president at ceremonial function at राष्ट्रपति भवन। दिस ईयर हैज़ 128 अवार्ड। ठीक है, तो रिपब्लिक डे की जो पूर्व संध्या रहता है उस दिन इसका अनाउंसमेंट किया जाता है। इस साल की बात करें तो 128 अवार्ड शामिल हैं, इंक्लूडिंग 2 ड्यू केसेस, मतलब इन ए ड्यू केसेस द अवार्ड इज काउंटेड एज 1, उसको हम एक गिनेंगे। द लिस्ट ऑफ अवार्डी कंप्राइज 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 107 पद्मश्री अवार्ड, जबकि 34 अवार्डी वुमेन हैं। ठीक है, 10% एनआरआई हैं, पीआईओ एंड ओसीआई कैटेगरी। 13 जो है पोस्टमस अवार्डी रहे हैं। 13 लोग कैसे हैं जिनको डेथ के बाद अवार्ड दिया गया है।